केमिस्ट्री क्लासेस में। यहाँ पर हम क्लास 12th के केमिस्ट्रीज यानी रसायन विज्ञान का रिवीजन करेंगे डेली शाम को 7 बजे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, इसका नाम है सॉल्यूशन यानी विलयन। तो सबसे पहले आज हम समझते हैं विलय मतलब सॉल्यूट किसे कहते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। परिभाषा क्या होती है? विलयन का वह भाग जो मात्रा में कम होता है तथा विलायक में घोला जाता है, विलेय कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गई परिभाषा। अब एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे होता है शक्कर, फॉर्मूला होता है C12H22O11। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे होता है नमक, फॉर्मूला होता है NaCl इत्यादि। ठीक है, अगला टॉपिक है विलायक मतलब सॉल्वेंट। परिभाषा क्या बनेगी? विलयन का वह भाग जो मात्रा में अधिक होता है वह जिसमें विलेय को घोला जाता है, विलायक कहलाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे होता है आपका जल H2O, जैसे होता है बेंजीन C6H6 इत्यादि। नेक्स्ट है विलयन सॉल्यूशन। विलेय तथा विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं।
अब ये समांगी का मतलब क्या होगा जरा समझ लेते हैं अपन। एक लिया है हमने बीकर, पात्र, इसमें हमने जल भरा हुआ है विलायक के रूप में और इसमें घोला है नमक यानी NaCl को। तो जब नमक को इसमें डालकर किसी विलोडक के द्वारा घोल देंगे इसको, तो विलेय के कण यानी नमक के कण पूरे जल में, पात्र में जितना भी जल भरा हुआ है हर जगह समान रूप से वितरित हो जाता है। यानी अगर ऊपर से एक सैंपल निकालें और नीचे से भी एक सैंपल निकालें, दोनों में ही नमक की मात्रा समान होगी, नमक तथा जल की मात्रा समान होगी। इसी को बोलते हैं समांगी, समअंगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हमने एक समझ लिया, हमने NaCl प्लस H2O नमक तथा जल। ऐसे ही हम ले सकते हैं ग्लूकोज C6H12O6 प्लस H2O ग्लूकोज, या फिर हम शक्कर भी ले सकते हैं C12H22O11 प्लस H2O। ये तीन जो रूप हैं ये सब किसके हैं? विलयन के। शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तनु, सांद्र, संतृप्त। ठीक है, तो विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार जो होता है वो होते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन से? पहला होता है तनु विलयन, दूसरा होता है सांद्र विलयन, तीसरा है असंतृप्त विलयन, चौथा है संतृप्त विलयन और पांचवा होता है अति संतृप्त विलयन। तो हम 1 बाय 1 समझते हैं। तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। जब किसी विलयन में विलेय की घुली हुई मात्रा विलायक की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है तो ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा कह सकते हैं, 10 ग्राम नमक अगर ले लें NaCl और जल ले लेते हैं हम मान लीजिए 500 ग्राम, तो आप देख पा रहे हैं विलायक के सापेक्ष जो विलेय की मात्रा है बहुत कम है, तो ये कैसा विलयन बनाएगा? तनु विलयन, या इसी को पतला विलयन भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत अधिक होता है, ऐसे विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहते हैं 150 ग्राम नमक ले लेते हैं और 500 ग्राम ही विलायक ले लें, तो अब हमारा जो विलयन बनेगा उसमें विलेय की मात्रा पहले की अपेक्षा बहुत अधिक होगा। यानी जो विलयन बनेगा वह कैसा होगा? गाढ़ा होगा, और गाढ़ेपन को ही क्या बोलते हैं? सांद्र विलयन। ठीक है, अब विलायक की अपेक्षा अधिक होने का मतलब ये नहीं है विलायक की मात्रा से अधिक, वरन ये है दिखाता है विलायक उतना ही रहेगा पर विलेय की मात्रा पहले की अपेक्षा अधिक हो जाएगा। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? सांद्र विलयन। असंतृप्त विलयन, एक निश्चित ताप पर यदि किसी विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है, मतलब अगर विलेय की मात्रा विलायक में और अधिक घोल सके, विलयन में घोल सके, अर्थात जब किसी विलयन में इतना सामर्थ्य हो कि वह और विलयन को घोलने की क्षमता रखे, तो ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। यानी अगर हम मान के चलें कि हमने 150 ग्राम जरूर घोला था, पर अभी भी इस विलयन में अगर हम 50 ग्राम और घोल पाएं तो इसी विलयन को हम क्या बोल देंगे? असंतृप्त विलयन। संतृप्त का मतलब होता है जो तृप्त ना हुआ हो। ठीक है, अगला है अति संतृप्त विलयन। जब किसी विलायक में
इसकी अधिकतम क्षमता से अधिक विलेय पदार्थ, सॉरी इससे पहले संतृप्त पढ़ लेते हैं। जब कोई विलेय पदार्थ अधिकतम मात्रा तक विलायक में घुला हुआ हो, यानी जितना हम घोल सकते हैं उतना ऑलरेडी हम घोल चुके हों, यानी इस मात्रा के बाद विलायक में और अधिक विलेय को घोलने की क्षमता ना हो, ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। अगर हम मान लें कि 500 ग्राम जल में हम अधिकतम 200 ग्राम नमक ही घोल पाएंगे, उसके बाद घुलना बंद हो जाएगा, तो इसको ही हम क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। अगला पॉइंट है अति संतृप्त विलयन। जब किसी विलायक में इसकी अधिकतम क्षमता से अधिक विलेय पदार्थ मिश्रित कर दिया जाए, अर्थात जब संतृप्त अवस्था में हो उसमें भी विलेय की मात्रा विलायक में घोल दी जाए, तो इस विलयन को बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। यानी फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था 500 ग्राम जल में हम अधिकतम घोल पा रहे हैं 200 ग्राम नमक को, और उसके बावजूद हम 50 ग्राम और भी इसमें घोल डाल दें नमक को, तो ये घोलेगा तो है नहीं, पर रहेगा तो इसी में ही। तो इसी को क्या बोलते हैं? अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये तो हुआ विलयन के प्रकार, किसके आधार पर? विलेय की मात्रा के आधार पर। ठीक है, अब बात करेंगे विलयन के प्रकार किसके आधार पर? अवस्था के आधार पर। तो अवस्था क्या होती है? भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन मुख्य रूप से 3 रूप में, ठोस, द्रव और गैसीय प्रकार के होते हैं, जिसमें विलेय और विलायक की अवस्थाएं भिन्न हो सकती हैं, जैसे ठोस ठोस, ठोस द्रव, गैस द्रव आदि, या समान भी हो सकती हैं, जो ठोस में ठोस या द्रव में ठोस या द्रव में द्रव और गैस में गैस, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कितने प्रकार के हो सकते हैं। अवस्था के आधार पर विलयन विलेय और विलायक की अवस्थाओं के अनुसार 3 भागों में बांट सकते हैं हम। पहला होता है ठोस विलयन, दूसरा होता है द्रव विलयन, तीसरा होता है गैसीय विलयन। तो ठोस विलयन कौन से होंगे? जिसमें विलेय और विलायक दोनों ही किसमें होंगे? ठोस अवस्था में होंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मिश्र धातु बनती है, इसे हम बोलते हैं पीतल। इसमें जिंक ये भी ठोस है, तांबा ये भी ठोस है, इसका मिश्रण क्या कहलाता है? ठोस विलयन कहलाता है। एक मिश्र धातु और बनाई जा सकती है, सोना और चांदी का मिश्रण बना सकते हैं अपन, तो ये भी क्या होगा? एक ठोस विलयन होगा। अब ठोस अवस्था में तो घुलेगी नहीं, तो करते क्या है इसके लिए? इसको गर्म करते हैं, पिघला लेते हैं, पिघलाने के बाद एक दूसरे में डाल देते हैं, घुल जाएगा, फिर ठंडा होने के बाद वो ठोस विलयन बना लेता है, या उसी को क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। दूसरा है द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन। जब ठोस, द्रव या गैस द्रव विलायक में घुलते हैं। ठीक है, विलायक कैसा होना चाहिए? द्रव होना चाहिए। तो द्रव अगर विलायक होगा तो आप देखेंगे ठोस द्रव एक प्रोसेस हो सकता है, द्रव द्रव एक द्रव विलयन बनाएगा, और गैस प्लस द्रव ये भी एक द्रव विलयन बनाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल में ठोस द्रव कैसे हो जाएंगे? जल में नमक, तो जल क्या है? द्रव है, नमक क्या है? ठोस है। या चीनी का घोल। दूसरा द्रव द्रव कैसा बनेगा? जैसे शराब होता है, अल्कोहल और पानी दोनों ही लिक्विड स्टेट में है। गैस प्लस द्रव, यानी जो सोडा पे हम लोग पीते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह, उसमें क्या होता है? कार्बोनेटेड सोडा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है पानी में, CO2, ये क्या होती है? गैस अवस्था है, और पानी क्या है? द्रव अवस्था है। ठीक है, तो ये कैसा है? द्रव, गैस, द्रव, द्रव विलयन। ठीक है, तीसरा हो सकता है गैसीय विलयन, गैसियस सॉल्यूशन। जब गैस विलेय और गैसीय विलायक में घुला होता है। एग्जाम्पल, हवा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही होते हैं, दोनों ही गैस अवस्था में हैं, तो इस विलयन क्या बोलेंगे?
गैसीय विलयन। ठीक है, तो इस टाइप से आप कह सकते हैं विलयन दो प्रकार से बांटे जा सकते हैं। पहला है उनकी सांद्रता के आधार पर, यानी विलय की मात्रा के आधार पर, और दूसरा किसके आधार पर? अवस्था के आधार पर। ठोस और द्रव और गैस की अवस्था, तीन अवस्थाएं होती हैं, इनके आधार पर विलय और विलायक के दोनों की अवस्थाएं अलग अलग होने के कारण इनको तीन भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा, ठोस, द्रव, विलयन। तो सबसे पहले समझते हैं सांद्रता क्या है। सांद्रता वह माप है जो बताती है कि किसी विलयन में विलेय कितनी मात्रा में मौजूद है। इसे गुणात्मक रूप से तनु या सांद्र भी कहा जाता है। ठीक है, सांद्रता की गणना के तरीके बहुत सारे हैं। जैसे मेन जो है वो 8 हमें पढ़ने हैं। वो है, पहला है मोलरता, मोलैरिटी। दूसरा है मोललता, मोलैलिटी। तीसरा है द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज। आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज। भार बटे आयतन प्रतिशत, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। मोलंश, और है 8वां नॉर्मलता। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोलरता पर बात करेंगे। अच्छा, इसमें से किस विधि का चुनाव करना है, ये निर्भर कुछ चीज़ पे करता है। जैसे इन विधियों का चुनाव विलयन के प्रकार और आवश्यक सटीकता पर निर्भर करता है। अलग अलग सवाल में यूज के हिसाब से हम उस नियम को फॉलो करेंगे और उस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहला पॉइंट मोलरता से। पहले समझते हैं परिभाषा। प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोलरता। ठीक है, तो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? मोलों की संख्या हमेशा n बराबर W/m, यानी द्रव्यमान या मात्रा बटे अणुभार, जो भी तत्व है उसका अणुभार। ठीक है, और वैसे ही आयतन लीटर में लेना है, क्योंकि प्रैक्टिकल लैब्स में, केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में 1 लीटर के हिसाब से अगर गणनाएं की जाएंगी तो बहुत कठिन रहेगा। तो हम लोग इसको हमेशा ml में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्योंकि ml में हम लेते हैं तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 1/1000 का गुणा करते हैं, तब जाके वो लीटर में कन्वर्ट हो पाता है। अगर कोई चीज़ ml में दी हुई है, आयतन अगर ml में दिया हुआ, तो ये बन जाएगा, अगर आयतन V है तो V/1000। तो मोलरता की जो परिभाषा बनेगी, सूत्र बनेगा, इसे कैपिटल M से शो करते हैं, बनेगा W1/m1 इंटू V इंटू 1000। अब ये W1 क्यों लिया गया है? हमेशा किसके लेते हैं? विलेय के मोलों की संख्या लेते हैं। विलेय को हम 1 से शो करते हैं और विलायक को 2 से। इसका मात्रक बन जाता है मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो चलिए इसका एक सवाल भी लगा लेते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। जो लोग चैनल पर नए हैं पिछले टॉपिक जरूर क्लियर करते रहें और नोट्स जरूर बनाते चलें। एक सवाल लिया है हमने, 250 ml विलयन में 18.25 ग्राम HCl की मोलरता ज्ञात कीजिए, जबकि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और क्लोरीन का 35.5 है। तो सबसे पहले फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे लिए? वो है W1/m1 इंटू V इंटू 1000, हमें पता है। तो कम मात्रा में HCl है, तो W1 हमारे लिए क्या हो गया? 18.25 विलेय मात्रा ग्राम। ठीक है,
और ऐसे ही इसका अणुभार निकाल सकते हैं। अणुभार HCl है तो एक H एक Cl, 1 प्लस 35.5, इसके परमाणु भार के मान रखने पर ये हो जाएगा 36.50। ठीक है, तो ये अणुभार हो गया। साथ में आयतन V दे रखा है 250 ml। इन सबके मान अगर सूत्र में रखें तो मोलरता का मान निकलेगा W1 मतलब 18.25, M1 मतलब 36.50, आयतन 250 और गुणा 1000। 18.25 में 36.5 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और 250 का 100 में देंगे तो 4 बार, तो आएगा आंसर 4/2 या फिर 2 मोल प्रति लीटर। ठीक है, फटाफट रिवीजन करते चलेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा था मोललता, हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। परिभाषा क्या बनेगी? उस बार था प्रति 1 लीटर विलयन में, यहाँ पर क्या होगा? प्रति किलोग्राम विलायक में। विलयन ना होकर क्या है? विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? मोललता। इसे हम स्मॉल m से शो करते हैं। इसका जो फॉर्मूला बनेगा W1/M1 इंटू W2, विलायक की मात्रा किसमें? किलोग्राम में। 1000 का भाग देंगे तो वो ऊपर पहुंच जाएगा, 1000 गुणा पहुंच जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा M इक्वल टू W1/M1 टू W2 इंटू 1000, मात्रक बनेगा मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, एक सवाल लगा लेते हैं फटाफट। सवाल क्या होगा? सवाल आपको दिख रहा है, 20 ग्राम NaOH कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला हमें पता ही है, ये W1 NaOH की मात्रा कितनी है? 20 ग्राम। इसका अणुभार निकाल सकते हैं। अणुभार Na का होता है 23, O का होता है 16, H का होता है 1, सब जोड़ेंगे आ जाएगा 40। ठीक है, तो W1 मिल गया, M1 मिल गया, W2 का मान दे रखा, जल की मात्रा कितनी? 500 ग्राम। अब तीनों मानों को इस फॉर्मूले में यूज करेंगे, हमें मिल जाएगा मोलरता, यानी W1 है 20, M1 है 40, W2 है 500 और ये हो गया आपका 1000। ये जाएगा 2 बार और ये भी जाएगा 2 बार, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं फटाफट। नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्यमान प्रतिशत। परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा होगी, प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान, इस बार मोल नहीं है, द्रव्यमान है, तो फॉर्मूला बनेगा W/W परसेंटेज या मास परसेंटेज भी लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुणा 100। अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे, विलय का अगर पूछेगा तो ये आएगा, कई बार विलायक का ही पूछ सकता है तो ऊपर विलायक की मात्रा को रख देंगे, तो विलायक का भी द्रव्यमान प्रतिशत आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर 1000 ना होकर ये 100 है। ठीक है, परसेंटेज प्रतिशत है, प्रतिशत 100 में होता है। ठीक है, इसका मात्रक नहीं होता क्योंकि प्रतिशत एक संख्या है, इसका मात्रक नहीं होता, मात्रक नहीं होता है। ठीक है, चलो एक सवाल लगा लेते हैं फटाफट। 100 ग्राम पानी में 5 ग्राम NaOH घुले हुए, तो हमारे पास जो विलय है उसकी मात्रा W1 हमारे पास है 5 ग्राम, W2 हमारे पास है 100 ग्राम, जल हमारे पास कितना है? 100 ग्राम। दोनों के मान हम फॉर्मूले में यूज करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? W1 प्लस W2 इंटू 100। जो विलयन है, विलयन में विलय और विलायक दोनों होंगे। ठीक है, तो हमारे पास W1 प्लस W2 यानी विलयन की मात्रा कितनी हो जाएगी? 5 प्लस 100 बराबर 105। ठीक है, तो देखते हैं कैलकुलेट करके क्या मान हो सकता है। तो W/W परसेंटेज क्या हो जाएगा?
5/5 प्लस 100 गुणा 100, ये हम सॉल्व कर चुके हैं। 5/105 और गुणा हमारा हो गया 100, इसको अगर भाग देंगे तो आ जाएगा 21 टाइम, और 21 का अगर डिवाइड करेंगे 100 में तो जाएगा 4 टाइम, 84 आएगा। 16 पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, और ये 7 टाइम चला जाएगा। ठीक है, 7 1 7, 7 2 14, 3, और यहाँ से बचेगा आपका 1। ठीक है, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लेंगे। अब ये 6 बार पूरा चला जाएगा। ठीक है, 6 1 6, 6 2 12। ठीक है, हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 4.76%। अब वहीं अगर विलायक का निकालना हो द्रव्यमान प्रतिशत, तो आप क्या करेंगे? टोटल कितना होता है 100, उसको 100 से माइनस कर देंगे, तो हम विलायक का भी निकाल सकते हैं, मतलब जल का भी निकाल सकते हैं, वाटर का भी W/W परसेंटेज निकाल सकते हैं। कितना आएगा? 100 माइनस करेंगे कितना? 100.00, और 4.76 कर देंगे माइनस 100 से, तो जाएगा 4, और यहाँ से 2, और यहाँ से आपका बचेगा 5, और यहाँ बचेगा आपका 9, 95.24%। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज, V/V परसेंटेज। इस बार क्या है? जहां पर पिछली बार मात्रा ली थी, द्रव्यमान लिया था, इस बार क्या लेंगे? आयतन लेंगे। 100 मिलीलीटर विलयन में विलय का आयतन दोनों द्रव होने पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे कब कब कंडीशन लागू होगी? जब दोनों ही द्रव होंगे। ठीक है, तो देखते हैं, फॉर्मूला बन जाएगा V/V परसेंटेज इक्वल टू V1/V1 प्लस V2 इंटू 100। इसका ही मात्रक नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत एक संख्या होती है, संख्या का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक, इसका भी एक सवाल लगा लेते हैं फटाफट। 25 ml एथनॉल। एथनॉल क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव अवस्था में होता है, और जल कितना है? जल में घोलकर 200 ml बनाया गया, विलयन बता दिया गया सीधे सीधे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास V1 हमारे पास अवेलेबल है 25, और V1 प्लस V2, क्योंकि दोनों मिलाकर कितने मिलाएंगे? घोलकर कुल कितना बना दिया विलयन, तो V1 प्लस V2 बराबर 200। तो हमारे पास V/V परसेंटेज चाहिए किसका? वो चाहिए हमें एथनॉल का। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? V1/V1 प्लस V2 गुणा 100, इम्प्लाइज दैट V1 25 है, और ये है आपका 200 इंटू 100। इससे डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, और 25 का आधा करने पर जो आंसर प्राप्त होगा आपको, दैट इज 12.5%। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका भार बटे आयतन प्रतिशत, W/V परसेंटेज। अब इसमें क्या होगा? एक जो ठोस होगा वो विलेय होगा, और विलायक जो होगा द्रवावस्था होगा, तभी काम करेगा। परिभाषा क्या लिखेंगे? प्रति 100 ml विलयन में विलेय का द्रव्यमान जो होगा वो कहलाएगा भार बटे आयतन प्रतिशत। फॉर्मूला क्या बनेगा? W/V परसेंटेज, ये बनेगा W1/V इंटू 100 प्रतिशत है, तो 100 पे ही रहता है। ठीक है, और इसका ही मात्रक नहीं होगा, क्योंकि भाई ये भी क्या है? प्रतिशत है। एक क्वेश्चन लगा लेते हैं फिर से। 250 ml विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज घोला गया। ग्लूकोज क्या है? ठोस है, तो W1 हमारे पास है 10 ग्राम, आयतन है 250 ml। तो फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें मिल जाएगा W/V परसेंटेज, कितना हो जाएगा? 250, सॉरी, W1 है 10 250 इंटू 1000 100, सॉरी,
ध्यान रखेंगे 250 ml में 10 ग्राम घोल देंगे तो कई लोग प्लस कर देते हैं 260 कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि विलयन में जब कोई ठोस घोला जाता है तो उसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, परंतु उसके घनत्व में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा और 25 भाग 100 में देंगे आएगा 4, तो ये बन जाएगा 4%। W/V की वैल्यू परसेंट कितनी आ जाएगी? 4%। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है भार प्रति भाग प्रति मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम बोलते हैं। परिभाषा पढ़ लेते हैं। बहुत तनु विलयनों के लिए उपयोग होता है ये। प्रति 10 लाख भाग में विलय के भागों की संख्या को क्या बोलते हैं? पीपीएम। यानी 10 पीपीएम का मतलब कितना होगा? 10 लाख भाग विलयन अगर ले लेंगे उसमें विलय कितना होगा? 10 भाग। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हम कहेंगे मान लो विलय के भाग W1 है और विलयन का भाग जो होगा वो हो जाएगा W1 प्लस W2 और गुणा मिलियन कितना होता है? 10⁶। ये बन जाएगा पीपीएम का फॉर्मूला। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका भी। एक किलोग्राम यानी 1000 ग्राम पानी में इतने ग्राम नमक घुला है। बहुत कम मात्रा में नमक घुला हुआ है, तो इस कंडीशन में पीपीएम ही निकाला जाता है। तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए। पीपीएम इक्वल टू हमारे पास कितना घुला है नमक? 0.005 और कितने किलोग्राम में? 1000 ग्राम में, तो 1000 ग्राम इंटू 10⁶। अभी देखिए पॉइंट हटाएंगे 30 में इंक्रीज कर सकते हैं अपन। ये हो गया 6 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा 5 पीपीएम। होती है किसी घटक विलय या विलायक के मोलों के कुल मोलों का जो अनुपात होता है उसे बोलते हैं मोलंश। ठीक है, तो अगर हम कहें विलय की मात्रा W1 है और विलायक की मात्रा W2 है और इससे बनाया गया है विलयन, तो अगर विलय की बात कर रहे हैं, इसके मोलों की संख्या मान ले अगर N1 है, क्या है? मोलों की संख्या। और इसे मान ले अगर N2, तो विलयन के मोल कितने हो जाएंगे? N1 प्लस N2। तो उस कंडीशन में हम निकालेंगे सबसे पहले N1 जो कि निकलता है भार बटे अणुभार से W1/M1 से, और N2 निकलेगा W2/M2 से। अब N1 N2 जैसे ही मिल जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा, ध्यान रखेंगे, विलय के मूलांश को x1 से और विलायक के मूलांश को x2 से शो करते हैं। तो विलय का मूलांश कितना है और मोल कितने हैं? N1 और नीचे विलयन कितने हैं? N1 प्लस N2। ये आपका बन जाएगा विलय का मूलांश, और ऐसे ही N2 को अगर रख देंगे ऊपर और नीचे तो रहना है विलयन को ही, तो बन जाएगा विलायक का मूलांश। और एक बात ध्यान रखिएगा, दोनों का हमेशा प्लस 1 के बराबर ही रहता है, कभी इससे ऊपर या कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्रॉस चेक करने के लिए हमारा आंसर सही है कि नहीं, इसका यूज कर सकते हैं अपन। एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। 36 ग्राम जल को 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मिश्रण किया गया है, CO2 के मूलांश की ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास दो हैं। W1 हमने मान लिया है 36, W2 मान लिया हमने CO2, तो यहां बन जा रहा है विलयन। ठीक है, तो इसका अणुभार होता है 18, जल है क्योंकि, ठीक है, जल है। और CO2 का जो अणुभार होता है C12 और 32 हो जाता है 44। CO2 की मात्रा इसमें दे रखी है 44 और इसका अणुभार भी 44 है। ठीक, तो यहां से N1 और N2 निकाले जा सकते हैं W1/M1 से। 36/18 हो जाएगा 2। ऐसे ही N2 की वैल्यू निकाली जा सकती है 44/44 बराबर 1। तो हम फॉर्मूला रखेंगे इन दोनों में, केवल निकालना है CO2 का,
तो हम निकालते हैं XCO2, हमने इसको 2 माना है तो 2 की वैल्यू को यूज करेंगे, यानी इस वैल्यू को यूज करेंगे N2 अपॉन N1 प्लस N2। N2 हमारे पास है मोल 1 और यहाँ पर N1 कितना है 2 प्लस 1, 1/3, वैल्यू जो आएगी 0.33 ऐसे ही आता रहेगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक अगर हम वाटर का निकालना पड़ता अगर, तो वैल्यू कितनी हो जाती N1 अपॉन N1 प्लस N2, यानी 2/2 प्लस 1 या 2/3 या 0.667। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है सांता परिकलित करने का, वो है नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। परिभाषा क्या होगी, किसी विलयन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम इक्विवेलेंट्स की मात्रा को क्या कहते हैं, संख्या को क्या बोलते हैं, नॉर्मलता। तो यहाँ पर थोड़ा ग्लिच है और अच्छे समझेंगे समझ में आएगा। तो नॉर्मलता को n से शो करते हैं और इसका सूत्र बनेगा विलय के मोल बटे ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है, और आयतन लीटर में। तो विलय के मोल कैसे निकालते हैं, W1 अपॉन E, ये हमारे ग्राम तुल्यांक हो जाएंगे, और गुणा आयतन V इंटू 1000। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है नॉर्मलता का। ये विलय की मात्रा लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मात्रा को लिख देता हूं मैं, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर या तुल्यांक प्रति लीटर ऐसा लिखा जाता है। तो अब यहाँ पर दिक्कत है, W1 तो निकाल लेंगे, VV निकाल लेंगे, E निकालने में दिक्कत होती है। तो E का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए जो तत्व दिया होगा उसका अणुभार सॉरी, ठीक है, M1 और साथ में N फैक्टर। अब ये N फैक्टर क्या चीज होती है जरा वो भी देख लेंगे। फॉर्मूला हमेशा याद रखें, हमें ये लगाना है। N फैक्टर के लिए 3 टाइप के पदार्थ हो सकते हैं, या फिर एसिड हो सकता है यानी अम्ल, दूसरा हो सकता है बेस यानी क्षार, और तीसरा हो सकता है सॉल्ट यानी लवण। तीनों ही कंडीशन में अलग अलग लॉस फॉलो करते हैं। जैसे एसिड्स जो होते हैं वो होते हैं H+ आयन प्रोवाइड करते हैं, तो हम क्या करते हैं H+ आयन को काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं, इसकी संख्या गिन लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें H2SO4 डिजॉल्व होगा तो बनाएगा 2H+ प्लस SO4 माइनस माइनस, इसने 2H+ दिए तो N फैक्टर हो जाएगा 2। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं बेस का। बेस में हमेशा क्या चेक करते हैं, OH आयन कंसंट्रेशन चेक करते हैं, OH आयन कितने प्राप्त हुए उनकी संख्या गिनते हैं। अब कैसे गिनेंगे, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं NaOH कास्टिक सोडा, जब डिकम्पोज होता है तो बनाता है Na प्लस प्लस OH माइनस, कितने OH दिए 1, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अगर कोई सॉल्ट है तो हम उसमें धनायन गिनते हैं, पॉजिटिव आयन की संख्या गिन लेते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए बेकिंग सोडा NaHCO3 डिकम्पोज होके Na+ देता है, H+ देता है और CO3 माइनस माइनस, धनायन इसमें 2 हैं तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो इस वैल्यू को निकालकर E निकाल लेंगे और वैल्यू पुटअप करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन कैसे करेंगे, 100 ml विलयन में 0.4 ग्राम NaOH घुला है, नॉर्मलता ज्ञात करनी है। तो हमारे पास
NaOH है, जब भी डिकम्पोज होगा Na प्लस प्लस OH माइनस बनाएगा, तो यहाँ पे हम समझ गए OH माइनस कितने हैं, N इक्वल टू 1 हो जाना है, तो हमारे लिए काम आसान हो गया यहीं से ही। अब NaOH घुल किस में रहा है, वाटर में, और बना रहा है विलयन। अब इसकी मात्रा दे रखी कितनी, 0.4 ग्राम, यानी W1 दे रखा है 0.4। इसका अणुभार निकाल सकते हैं, Na का 23, 16, 1 यानी 40 हो जाएगा। H2O की मात्रा है, वो वेट दे रखा है 100 ml। अभी हमारे पास सबसे बड़ा टास्क है E निकालना। E क्या होता है, m1 अपॉन n। n का m1 अणुभार कितना है इसका, 40, और n फैक्टर है हमारे लिए 1, तो E का मान भी कितना हो जाएगा, 40। की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 40। E मिल गया है, W1 है, आयतन है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो n बराबर आ जाएगा W1 मतलब 0.4, और E आ गया आपका 40, और V हो गया 100, और ये आपका हो गया 1000। ये जाएगा 0 0 कैंसल आउट हो जाएंगे, पॉइंट बढ़ा ही, एक 0 और बढ़ा लीजिए, तो हो जाएगा 4/40, यानी 1/10, या 0.1 नॉर्मल या तुल्यांक प्रति लीटर। इस टाइप से आप नॉर्मलता के भी सवाल लगा सकते हैं।